मुल्क में जी बैक वक्त इस वक्त सियासी व इक़्तिसादी बहरान चल रहे हैं। चाहे ये कह लें कि उसकी वजह से वो है, उसकी वजह से वो है, लेकिन दोनों चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर्स की इतनी कमी है कि ताजर जो है वो रो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ें जो हैं बाहर से मंगवा नहीं सकते। डॉलर्स मुल्क में है नहीं। कंटेनर्स जो है, जो सामान आ भी चुका है, वो कराची की बंदरगाह पे खड़े हुए हैं। और अभी सबसे बड़ा जो बहरान नज़र आ रहा है वो ये, अगर तेल दरामद करने का भी अगर बैंक जो है उन्होंने एलसीज खोलने से इनकार कर दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, अगर ये मामला चला तो फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो पेट्रोल जो है वो भी नहीं होगा ऑब्वियसली। और पेट्रोल जब नहीं होगा तो आपको पता है पूरी ज़िंदगी जो मफलूज हो जाएगी। यहाँ पे एक क्राइसिस नज़र भी आ रहा है और ये उससे ऐसा ऐसा बढ़ता ही जा रहा है ऊपर। ये तो अपनी जगह पे वहाँ कराची में मैं देख रहा था कि ताजर जो थे उन्होंने जो है वो कोई रो रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनका सारा बिजनेस जो है वो बाहर से आने वाली तरसीलात पे या चीज़ें जो बाहर से मंगवाते हैं उसके ऊपर है। ना यहाँ डॉलर्स मौजूद है, और डॉलर अगर मौजूद भी है प्राइवेट बैंक्स के पास, तो हुकूमत ने जो है फ़िलहाल जो है वो एलसीज नहीं खोली, तो वो मंगवाएंगे किस तरह, अपनी अपनी बिजनेस आइटम्स किस तरह मंगवाएंगे और उनका बिजनेस चलेगा किस तरह, उनकी ज़िंदगी किस तरह मामूल पे आएगी। ये तमाम चीज़ें एक क्राइसिस ज़्यादा इकॉनमी, क्राइसिस ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है, रवा दवा है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस है, मेरे नज़दीक तो ऑब्वियसली टोटली नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। अभी वहाँ पे पंजाब में ये लगा हुआ है कि ये निगरान वज़ीर आला जो है वो कौन होगा, वो किस तरह आएगा, वो कौन सा नाम होगा। इलेक्शन कमीशन के मतलब वज़ीर आला पंजाब साहब बयान देते फिर रहे थे कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो लगाएगा नाम, क्योंकि ख़ुद तो ये नहीं लगा सके दोनों पार्टियाँ मिल के, तो हम उसको चलने नहीं देंगे एज अ वज़ीर आला। मतलब उन्होंने आगे का लाहेमल भी बता दिया है कि अब अगर एक वज़ीर आला केयर टेकर लग गया, उसको भी वो कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि हम चलने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या ग्राउंड पे नहीं चलने देंगे। ये तमाम मामलात चल रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल, जिसमें आज सऊदी अरब ने पहली दफ़ा ये बात डिस्क्लोज़ की है कि जनाब इससे पहले तो हम गैर मशरूत इमदाद और गैर मशरूत फंडिंग किया करते थे या सरमायाकारी करा करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान को उन्होंने बता दिया कि अपने मामला ठीक करें, इस्लाहात करें, अपने आप को डेवलप करें, उसके बाद तवक्को रखें कि सऊदी अरब जो है वो आपको देगा पैसे। तो वो वाला चैप्टर भी कंडीशनल हो गया। IMF ने भी यही कहा पाकिस्तान इस्लाहात करे, इकॉनमी में इस्लाहात करे, तब के जाके पैसे मिलेंगे। गुमगू की कैफियत है, क्राइसिस दर क्राइसिस है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, पता नहीं ये लोग भी इन मसलों को हल कर सकते हैं कि नहीं। इनसे मुराद ये कि इनकी पार्टियाँ, जैसे डॉक्टर इफ्तिखार दुलानी साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ क्या अहल है अगर इलेक्शन में आज जीत भी जाए तो इन क्राइसिस को जो है वो हल कर देगी फौरी तौर पे? क्योंकि अभी जिस बंदे की ये बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो उनको मिल के आए, कासिम शाह साहब, कासिम अली शाह साहब, मैं सुन रहा था कि उन्होंने इमरान खान साहब के मतलब जो बात बताई, खैर हमें तो पता ही, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि यही पे यौम हिसाब हो जाए अपोजिशन का, ख़ास तौर पे ऊपर तक मामला जाए ही ना। तो अगर इस सोच के साथ अभी भी इमरान साहब बैठे हुए, हालांकि ज़ख्मी हालत में हैं, लेकिन ज़ख्मी शेर की तरह ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं दोबारा किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ये मुल्क आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पहले जब आपने नहीं छोड़ा था तो आपने एक पैसा इनसे निकलवाया नहीं, उल्टा आपने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया और ये हमने एहतसाब को तमाशा बना दिया और डिस्क्रेडिट हुआ एहतसाब भी। दूसरी तरफ बैठे हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे भाई, पता नहीं इनके इसहाक डार साहब ने आके डॉलर कंट्रोल करने से पहले मिफ्ता इस्माइल आए थे, उन्होंने कुछ करना था। ये दोनों ही बादियों नज़र में टोटल फेल एंड फ्लॉप। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज स्पीड इस तरीके से पाकिस्तान इकॉनमी को नीचे लेके गई है कि समझ नहीं आता कि तारिक भाई जो हैं वो जो इधर बैठे हुए हैं आज, वो क्या कर सकेंगे, उनकी पार्टी क्या कर सकेगी? अभी तो कुछ नहीं कर सकी, पाकिस्तान के डबोए रहे मजीद दर मजीद। तो मैं जाऊँगा मज़हर अब्बास साहब के पास। मज़हर साहब, आपका तजिया सर मौजूदा हालात के ऊपर। ये दोनों साहिबान जो बैठे हुए हैं, दोनों से मुराद इनकी दोनों की पार्टीज एफिलिएशन, इनकी सलाहियतें हैं इनकी लीडरशिप के पास कि इस मुल्क का जो इतना गंभीर मसाइल है उनको हल कर सकें? सर शुक्रिया कामरान। देखिए मैंने कल भी ये बात की थी एक प्रोग्राम में कि हम एक टाइटैनिक पे सवार हैं जी, और वो टाइटैनिक सिंक कर रहा है। और अगर आपने मूवी टाइटैनिक देखी हो तो उसके वो सारे किरदार को आप एक मरतबा विजुलाइज कर लें जी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। मेरे ख़्याल में कि इस वक्त तो मेरे नज़दीक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसलिए कि 10 महीने की जो परफॉर्मेंस रही है उसने उस शिप को बचाने की, जो भी अब आए तो इसलिए थे कि हम रियासत बचाने आए हैं, अपनी सियासत कुर्बान करने आए हैं,
तो सियासत जो कुर्बान हुई तो वो अपनी जगह, रियासत नहीं बचती हुई नज़र आ रही है। और ये जो सूरत हाल है इसके माजी को छोड़ दें कि माजी में किसने क्या किया था। अगर आपने 10 महीने में रियासत नहीं बचा सके तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना। और कुछ नहीं तो आज जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और उसकी वजूहात भी बताई, उसी को देख लें उसको। तो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब आए, उन्होंने अपनी सारी कोशिश करके देख ली। मदर साहब मुझे एक बात बताइए, शहबाज शरीफ आप साहब कह रहे हैं आए कि और ये लोग सबसे- आए थे रियासत बचाने। सर आई बेग टू डिसएग्री विद यू। ये तो सिर्फ इसलिए आए थे कि नवंबर के अंदर जनरल फैज़ को इमरान खान साहब आर्मी चीफ ना लगाएं, क्योंकि पीडीएम वाले समझते थे कि इमरान खान साहब का 10 साल का प्लान है प्राइम मिनिस्टर रहने का, एक्सटेंशन दे कि जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ बनाने का, उनके जरिए काम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल फैज़ ये करते, लेकिन ये और या इमरान खान भी ये करते, लेकिन पीडीएम की ये सोचते कि इमरान खान ये करने जा रहे हैं। और उन 10 सालों के अंदर आधा टाइम जो है अपोजिशन जेलों में होगी, आधी ज़्यादा अपोजिशन जो है, और नवाज शरीफ साहब ये इसलिए आए थे नवंबर की तैनाती रोकने के लिए इमरान खान से। कामरान नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इन्होंने कहा था ना। नहीं मैं सर कह रहा हूँ, लेकिन आप वजह फरमा रहे हैं, नहीं कह रहा। जी, ठीक, ये इन्होंने कहा था, लेकिन सर आपको पता ही है ना ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, ऑब्जेक्टिव तो यही था सर। ऑब्जेक्टिव ना रियासत बचाना थी जी, ना सियासत बचाना थी। ऑब्जेक्टिव जो अब नजर आ रहे हैं वो ये कि शायद इसलिए आए थे कि उन्हें अपने आप को बचाना था। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल जी। और वो बचा गए अपने आप को, बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली देखें ना, अगर आप 10 महीने का एनालिसिस कर लें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी उस 10 महीने में जो पॉलिटिक्स की है, देखिए एक तो आप अपना रेजिस्टेंस करते हैं, वो जाहिर है आपका राइट है, प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम भी तो देते हैं ना आप, कि आप ऑल्टरनेट प्रोग्राम, अब आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, आप बताएं कि पंजाब में आप क्या रिफॉर्म्स करेंगे अगर दोबारा बरसर इख्तिदार आए। आपने 2018 में कहा था कि हम पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं कर सके ना आप पुलिस रिफॉर्म। उसकी क्या वजह थी? वो खैबर पख्तूनख्वा वाले नासिर दुर्रानी मरूम, उनको आप लेके गए फिर हटा दिया। तो क्या आप उसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे जो आपने 3.5 साल में पंजाब में दी, जिसमें 5 आईजीज, 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए? तो एक प्लान तो लेकर आए ना, कि आप प्रोग्राम लेकर आएँ कि आप पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में अगर दोबारा इलेक्शन में आएंगे तो आप क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरली रवैया है वो मायूस कुन है। सही। वो इस वक्त जो हुक्मरान ऑप्टिक्स का दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं मिनी बजट आ जाए, आप कह रहे हैं बिजली की कीमत बढ़ जाए, आप कह रहे हैं गैस की कीमत बढ़ जाए, और इजाफा किसका कर रहे हैं? एक मावन खुसूसी का इजाफा कर रहे हैं। यानी 77 रुकनी काबीना एक ऐसी रियासत में जो सिंक कर रही हो, जो इकोनॉमिकली सिंक कर रही हो, जो पॉलिटिकली सिंक कर रही हो, उसमें आप ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे और लोगों से कह रहे हैं कि वो जो है वो एक कड़वी गोली निगल लें। लोग अब तैयार नहीं है कड़वी गोली निगलने के लिए। बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। तारिक भाई, शहबाज शरीफ साहब को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मैं मज़हर अब्बास साहब की इस बात को फुली इंडोर्स करता हूँ, और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप लोग जिस बेंट ऑफ माइंड है, इमरान खान ने वो हाल कर दिया था एहतसाब के नाम पे, कि ऑब्वियसली उस वक्त के डीजी, बल्कि अभी जो डीजीआई सही है वो बता रहे थे कि जब मेरी भी अपॉइंटमेंट हुई तो जब मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और मुझसे पूछा कि जी मसले बड़े बड़े क्या इस मुल्क के, और मैंने बताया इकॉनमी, तो उन्होंने कहा नहीं, इन चोरों का एहतसाब करना। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो सवार है कि यौम हिसाब इधर ही लेना है आप लोगों से, उसने बर्बादी तो फेरी, वो मैं पूछूंगा उनसे जो तहरीक इंसाफ के मेरे भाई बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस इस काबिल है कि वाकईतन शहबाज शरीफ साहब को बहुत महीने पहले मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था यार। अब तो नैब भी आपने अपने हिसाब से करवा लिया, अब सब कुछ हो गया, अब रह क्या गया? बस मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले दो बातें आपने की हैं, एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और इमरान खान साहब का एक जो एहतसाब का एजेंडा है उसके हवाले से। तो एहतसाब के एजेंडे के हवाले से मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इमरान खान साहब का जो एहतसाब का एजेंडा था वो ना तो इस नीयत की बुनियाद पे था कि मैंने कोई करप्शन का ख़ात्मा करना है, ना इस नीयत की बुनियाद पे था कि मैं वाकई कोई करप्ट माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। वो तो एक सियासी इंतकाम था जो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़
एक मुहिम चलाई, सोशल मीडिया पे चलाई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए, जो कि उन्हीं के दौर में अक्सर मुकदमात, अभी तो आप कह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में ये कहा गया कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है इसने कोई मुकदमात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद माफ़ कराए हैं। लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पे देखें, राना सनाउल्लाह साहब का मुकदमा, सादिर रफीक साहब का मुकदमा, शाहिद खाकान अब्बासी का सर हम तो मुकदमा, मान रहे हैं, अब हम कह रहे हैं आपके मसले खत्म हो चुके हैं तो अब चले जाए, ये सारे शहबाज साहब के कई मुकदमात, मियां नवाज अब तो शरीफ, क्लियर हो गए, मरियम शहबाज शरीफ बीबी, भी फारिग हो गए। इन मुकदमात के फैसले तो जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अपना इमरान खान साहब के अपने दौर में हो चुके हैं कि ये झूठे और जाली मुकदमात थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती नफ़रत की भींट इस निज़ाम को चढ़ाया, सियासी सिस्टम को चढ़ाया, और उसका नतीजा जो है वो एक फेलियर की तरफ, और मुल्क जो है वो मसाइल की दलदल में धंसता चला गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, पहली बात तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कोई सिर्फ PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, ये कोalition गवर्नमेंट है। इसमें हमारे साथ हमारी इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं और मिल के इस हुकूमत को हम चला रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा जहाँ आप तक हिट हो मसाइल रहे का हैं, ताल्लुक है आपका और आप फेस है इस ना, बुनियाद के ऊपर पीपल्स ये बात पार्टी कह हिट रहे नहीं हो रही, हैं, आप हिट हो रहे हैं और पाकिस्तान बिल्कुल हिट हो है। रहा है। मुझे आपकी भी पार्टी से कोई हमारा हमदर्दी नहीं है है। और तहरीक के साथ मैं कह रहा हूं पाकिस्तान हिट हो अगर रहा हमने है, इलेक्शन करवाएं फौरन। अगर हमने ये बात की कि हम सियासत नहीं रियासत बचाएंगे तो हम अमली तौर पे उसी सफ़र की जानिब गामज़ान हैं। हमें पता है कि हमें सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, यानी बहुत सारे ऐसे लोग जिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली छोड़ चुके थे, बहुत सारे ऐसे जिनसे मैं ख़ुद राब्ते में था, जिनसे हमारी मीटिंग्स हुई, जिनके साथ मैं मुसलसल मतलब राब्ते किया, हर चीज़ की मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ कि सिवाय इस बात के कि सर मेरी एक बात सुन लीजिए, जो पाकिस्तान के ताजर है ना वो क्या कह रहे हैं, सर मेरी एक बात सुन लीजिए, ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ था और ये हमारी कहा है मकबूलियत कि का हम मर रहे हैं, जो और जिसको अगर डंक आप जरूर लगा, चूंकि मुल्क में इस वक्त मुआशी हालात जो हैं, मैं बिल्कुल मुकम्मल करने लगा हूँ, मुआशी हालात उस तेज़ी से बेहतर नहीं हो सके अभी तक जो कौम और अवाम हमसे तवक्को कर रहे थे कि ये आएंगे और कोई जादू की छड़ी होगी वो चलाएंगे तो मामला ठीक हो बेहतर क्या हो जाएंगे। सके, कुछ भी नहीं हो सकता बिल्कुल ना, इस बात को तस्लीम करता लेकिन हूं बाकी काम सारे कि सेट हो गए, महंगाई में भी इजाफा हुआ और मुआशी तौर पे भी मुल्क अभी उस ट्रैक पे नहीं चढ़ सका जिसकी हमें जरूरत है। मैं लेकिन कोशिश उसके करूंगा साथ एक ताजरों और की बात नुमाइंदगी आज लूं मैं बीच में प्रोग्राम के, अगर वो आ सकें। आखिरी जी सर, आखिरी पॉइंट एक बता बात दें। मैं कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जिस मुल्क में मुसलसल एक जमात जो है वो इंतशार और फितना फैला रही है और मुल्क को अमन की तरफ नहीं जाने दे रही, और जिनके सूबाई वज़राए ख़जाना डायरेक्ट IMF को कॉलें करके ये बात बता रहे हैं कि सूबे मरकज़ से ताउन नहीं करेंगे, लिहाजा IMF का प्रोग्राम एक्सटेंड ना किया जाए। तो जब इस तरह के हालात एक सियासी जमात मुल्क में पैदा कर रही है जिसकी 2 सूबों में हुकूमत भी मौजूद है, तो यकीनन पॉइंट आ गया जी आपका, डोनर्स हैं, जो आपके वेलविशर हैं, सऊदीया का आपने नाम लिया, वो यकीनन वो सवालात उठाते हैं जिनका आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया। बिल्कुल ठीक। जी इफ्तिखार साहब, बात ये है कि परसेप्शन ये उभर रहा है कि आप तो आउट हो ही गए, अब आप कुछ चलने नहीं देंगे जब तक कि आप दोबारा इन ना हो जाए। तो सर इस परसेप्शन, आप एक पॉपुलर पार्टी है इस वक्त, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए इफ्तिखार भाई कि ये फितना फसाद, ये जिस तरह का मतलब कि हिजान खेज सियासत आ रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप कहते हैं यार हम इनको और जितना एक्सपोज होते रहे देखते क्या होता है, कौमी असेंबली के इलेक्शन तक वेट करते हैं ताकि पंजाब में इंस्टेबिलिटी ना आती, ज़मीनी इंतखाबात की इंस्टेबिलिटी, कुछ तो स्टेबिलिटी आती, लेकिन आपने वो भी नहीं होने दी। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का माहौल बना दिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह एक जो है ना इमरान खान को एक विलन की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कामरान भाई। आपने कहा कि जी एहतसाब जो है वो विक्टिमाइजेशन थी। पहली बात ये, सिवाय एक केस के, वो केस था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का था, शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका और उनके साहबजादे का और उनके एक और बेटे का जो कि मुल्क से फ़रार थे, वापस आ गए हैं, उनका केस था जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बंद करा दिया, जब से ये अमेंडमेंट्स आई हैं FIA के थ्रू बंद करा दिए। बाकी सारे केसेस जो हैं इन्होंने एक दूसरे पर किए हुए हैं, हमने नहीं किए हैं। रहमान मलिक ने 1993 में, रहमान मलिक मरहूम ने पहली दफ़ा इनके ऊपर केस किया था जिनसे ये एवन फील्ड अपार्टमेंट ख़रीदे गए। इमरान खान ने कहीं नहीं किया। अच्छा, हमने किया क्या? हमने किया ये कि हमारे वक्तों में 3 साल में 487 अरब रुपए की रिकवरी हुई है।
टोटल 714 अरब रुपए की रिकवरी 1999 से हुई है 2021 तक। 487 अरब रुपया जो है इमरान खान के दौर में हुआ। ये एहतसाब हो रहा था वहाँ पे, जिसको मीडिया नहीं दिखाना चाहता। उसको एक विलन पोर्ट्रे करता है कि जी ये शायद उधर आया हुआ था। इस मुल्क इमरान के खान को दो किसने हल विलन हैं। पोर्ट्रे किया भाई? मैंने तो नहीं किया, मैं तो आपकी दोनों की बात कर रहा था, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगा। मैंने तो आपको कोई विलन नहीं पोर्ट्रे किया। मुझे लगा आपका बयानी, आप किसी से पूछ ले, मुझे ऐसे लगा। अच्छा, मैंने तो शहबाज शरीफ के है इस्तीफे कि का मुतालबा इमरान किया है, खान और मैंने बताया इसमें- कि इन्होंने नैब की मंजूरियां करवाने के लिए आए थे पावर के अंदर, और आपको अपना आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए जनरल फैज साहब की। नहीं, और आप आप जो देखिए- है इसमें, हाँ इसमें देखिए, ये अगर आपको आपने- विलन एक सर मेरी बात तो सुन लें, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि यहीं पे यौम हिसाब हो जाए कुछ लोगों का, और वो इस हद तक इंतकाम और एहतसाब मैं के उस पर और जा रहा इंतकाम में फर्क ही नहीं कर पाते। हाँ ये मैंने कहा, इससे अगर वो विलन बन रहे तो मेरा ये मंशा नहीं था। आप फरमाइए। अच्छा जी, बात ये है कि आप जिनको डेमोक्रेट प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त हमारे सामने, मैं तो किसी ये को वो डेमोक्रेट लोग हैं प्रेजेंट नहीं कर रहा जिन्होंने सर। 950 पुलिस मुकाबले कराए हुए हैं। नहीं सर, मैं किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं वही बात करूं, मुझे भी कंप्लीट करने दो। नहीं सर, आप मेरे पे argument- इल्जाम रख के लगा रहे हैं। मेरा मैं किसी को argument डेमोक्रेट complete प्रेजेंट नहीं करो। कर रहा सर, मैं नहीं कर रहा किसी को। आप अपनी बात अच्छा, करें कि ठीक हो आपको गया। डेमोक्रेट अच्छा नहीं, जी। मैंने कहा उनको एक- डेमोक्रेट सर। जी बताएं, मुझे क्यों अच्छा। कह रहे हैं? हाँ जी, जो ये जो पार्टी है, नहीं, जिनको आप कह रहे हैं ना, मैं यहाँ पे उनके साथ जो है बातचीत करनी चाहिए और हमने वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया। आबिद बाक्सर को बुलाएं, 950 पुलिस मुकाबले करवाए हैं, लोग मरवाए हैं, भट्टियों में बंदे जलवाए हुए हैं, बरहना ओ तस्वीर यार डाकुओं के साथ आप अलायंस में आ जाते हैं, उसके बाद टारगेट किलर के साथ सिंध में अलायंस में आए थे। इफ्तिखार भाई ये कौन सा मसला है आप लोगों के लिए? ये आर्गुमेंट ना दें, आप अपनी बात करें कि आपको मसला बुरा है। लगता है। हाँ ये आर्गुमेंट ना नहीं दें नहीं आप। नहीं 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 नहीं, ये क्यों नहीं आर्गुमेंट दूंगा? ये क्योंकि सच आप है। लोगों ने आपको उठा जिन के लोगों को तब डाकू कहा है उनके साथ अलायंस में declare- पंजाब में गवर्नमेंट में बैठे हैं आप, जिनको टारगेट किलर कहा है उनकी वजह से आपकी हुकूमत चली है वफाक के अंदर। ये इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। चले फरमाइए सर, छोड़ सुन रहा दिया, हूं आपको। छोड़ दी, जहां जहां छोड़ना था छोड़ दिया। नहीं छोड़ी नहीं, उन्होंने अच्छा, आपको छोड़ा है। अच्छा जी, उन्होंने आपको मैं- छोड़ा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। जी जी और ठीक हो गया ना जी, पता चल गया है। जहां हाँ, लेकिन पे अब वो आप नीचे मजे ले जीत लिए हुए हैं, आपने, तो अब उनको आप छोड़ के असूल साथ ले नहीं ना जाने मजा दिया। करें। अभी की बात है ये, आपके कोई असूल थे हम ही आगे भी नहीं। मजे लेंगे। हाँ, आपके कोई असूल थे ही नहीं। You have no principles, just like Noon League has no judgment call principles, है। People's Party has no principles. जी फरमाइए। नो नो नो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। जी ये मेरा तो पॉइंट आपका ऑफ व्यू है point सर, of view, मेरा मेरा मैं- point of view मैं ये आपको है दलाइल से कि- साबित कर रहा हूँ। डाकुओं के साथ बैठ के आप मैंने सुन हुकूमत लिया की है ना। पंजाब में आपने। जी मैं पिछले 10 मिनट से आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा हूँ ना। मुझे अभी हिम्मत करें, मेरा भी सुन लें अच्छा point जी of view। फरमाइए, चले। मुझे भी छोड़ देना, मैंने अपना पॉइंट ऑफ बस आप मेरे पे ना लाया करें बात, है, आप अच्छा। फिर तो आर्गुमेंट हम- आपका चलेगा जी, डिबेट चलेगी आपके साथ। जी सर फरमाए हुक्म। आप- भाई आप मुझे, मैंने आपके आपको जवाब- पर्सनल आपके कोई प्रोग्राम कमेंट में नहीं दिया आपसे कि बात आप करूं। ये समझते हैं। मैं आपकी पार्टी की बात की तो आपने मुझे कह दिया कि मैं ये समझता हूँ कि शिवा। चले सर बोले, आपको सुनना अच्छा लगता है, अभी फरमाए। अच्छा, अभी मुझे बात तो कर रहे थे जी ना। जी जी बताएं बताएं। अच्छा, बात कर रहे थे। देखें, नैब के जितने भी केसेस थे वो सारे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर किए हुए थे। हमने नहीं इनके ऊपर केस किया था। और ये जो पैनामा था, इंटरनेशनल रेवोल्यूशन थी। इस मुल्क के दो हल हैं, एक है रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी है, ठीक। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी है। कोई यौम निजात की बात नहीं है। इस मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो है वो करप्शन है, टॉप ऑफ द लाइन। जब आपके सिविलियन इदारे और जितना भी मुल्क है उसमें से पिलफरेज पब्लिक मनी की हो और कोई खौफ और ख़तरा ना हो, और आप आराम से NRO2 लेके 1100 अरब रुपए ले जाएं और अरबों रुपए ओमनी ग्रुप के ये वो इकट्ठे करके आप जान बचा के ले जाएं, इससे पहले आप जो है हुदैबिया पेपर मिल को ख़त्म कर दें, तो उस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के बगैर कैसे आप आगे चल सकते हैं? इमरान खान का एजेंडा नहीं है इस मुल्क सर का मैं एजेंडा आप है। जब तक इफ्तिखार आप भाई, stringent laws नहीं लेके मैं कोई अच्छा कोई नई नई बात किया करे यार, कान पक गए। ये जब आप आएंगे पावर में ना, ये काम तो है नैब का, ये काम है अदालतों का। आप अपनी गवर्नेंस का बताएं। मुल्क के लिए, मुल्क के ताजर जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे यार? उनका ये कंसर्न नहीं है कि शहबाज शरीफ को टांग दें आप। गुड, ये बहुत आपका अच्छा इशू बात है, ये ताजरों का इशू, ये अवाम का इशू अच्छा नहीं जी, है ये। अच्छा जी सर जी जी बिल्कुल ठीक, उधर आ रहा है। हमें जब ये हुकूमत दी गई थी 2018 में, हमारी हुकूमत हमें दी गई थी जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज हमें नेगेटिव में रेट करी थी पाकिस्तान को। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितने भी मैं आपसे फ्यूचर का पूछ रहा हूँ इफ्तिखार भाई, इमरान आइंदा खान क्या आया, सोचा आपने? इमरान खान आया, उसने झंडे गाड़ दिए, फतह याब हो गया, वो सिकंदर, हमने तारीफें कर दी ना आप। जी जी आगे का बताएं ना सर, आगे का प्लान नहीं बताएं। किया आपने, आप तारीफ कर रही हैं ना, आप तारीफ नहीं, करने तारीफ में आगे हमने चलता। भाई 10-15 आप साल तारीफ की कर है रही हैं, इफ्तिखार भाई। इसकी आपको तो मैंने 3 साल पहले देखा ना तहरीक इंसाफ में, आप उससे पहले भी होंगे आप फिर मीडिया शुरू में। करना ना। मैंने तो 15 साल तारीफ की इमरान खान की, उसके अलावा चलेगा जमाने पक्की उसकी तारीफ कर करके यार। अभी फिर अब करनी क्या है ना। खुदा के बाद उसकी ओहो, तारीफ की हमने, आगे फिर रसूल करनी है सल्लल्लाहु ना। के बाद उसकी तारीफ करें, क्या करें बताएं आप? क्या चाह रहे हैं आप? कितनी करें? मैं कह रहा हूँ आगे का बताएं, अभी तारीफ दोबारा करेंगे करनी है इमरान ना, की, बीच में छोड़ मिलके दिया करेंगे। आपने। आगे का फ्यूचर का बताएं जरा कुछ।
फ्यूचर का बताया ना सर। आगे आपने अब देख बीच में छोड़ दी थी, अभी दोबारा शुरू कर रहे हैं। नहीं बीच में छोड़ दी, अभी दोबारा शुरू कर रही है। देखें एक दफ़ा हमने करके दिखाया, ये मुल्क जो है हाँ आपने छोड़ दी, दोबारा शुरू करें। अभी उसमें ये है मशवरा, मुफ्त का मशवरा। अच्छा ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 में यही पाकिस्तान इसी सूरत हाल में मिला, हमने 2022 में करके दिखाया। 2021 में 5.87 ग्रोथ रेट थी, 6% 2022 में थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग तो आप कह रहे हैं हम आइंदा भी करके दिखाएंगे, फौरी इलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये आप कहना चाह रहे हैं? फौरी इलेक्शन जैसे ही होंगे बेहतरीन आपको मिलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको रिवर्स दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। मेरे साथ जी अब्दुल्ला जकी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जकी साहब, हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस को लेके बैठे रहते हैं और उनको ये आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोनों जो हैं, ख्वाह वो हुकूमत हो या ख्वाह वो इमरान खान साहब हों, बेसिकली ये मुल्क के जो ताजर तबका है, मुल्क का जो अवामी तबका है, उसके मुतालिक कोई नहीं सोच रहा। आप अपनी ग्रीवियंस बताएं सर, इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, बिजनेस के साथ, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, बताइए। यू हैव अ फोरम। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने पॉलिटिशियंस के साथ बिजनेस को भी साथ लिया, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो इकॉनमी का जब पहिया चलता है तो मुल्क चलता है, और मुल्क से सारे पॉलिटिशियन भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है जब से 8-10 साल से हम देख रहे हैं, जब हमने बिजनेसमैन है, जब ये किसी की भी हुकूमत आती है, वो नवाज़ शरीफ साहब की हो, वो जरदारी साहब की हो, इमरान खान साहब की हो जी, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है ना एक नहीं बनाई जाती। आप अगर दूसरे ममालिक देखें, जो बांग्लादेश है, इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं, वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन को एक अलग रखते हैं और एक बिज़नेस का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनता है, जिसमें एक अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है वो फ़ौरन आज फैसला करे कल इंडस्ट्री लग जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है जी। इसको 3 से 4 साल लगते हैं, पहले प्लॉट लिया जाता है, कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी आती है, 500-400-600 लेबर रखी जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर 10-15 साल से हो ये रहा है कि एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे की, और कोई इकॉनमी पे नहीं सोच रहा। वो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत हो, वो आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत हो, या इमरान खान साहब की हुकूमत हो। अनफॉर्चुनेटली जो अभी मैं 27 ईयर से मैं कारोबार में हूँ जी जी, और जो करंट सूरत हाल है, आपको पता है फैक्ट्री जब चलती है तो उसके रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। हमारी ना एलसीज खुल रही हैं, ना स्टेट बैंक कहता है हमारे पास डॉलर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये मिस गाइड हमें किया जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो करंट सूरत हाल है, अगर हमें कोई इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो हम कहते हैं हम एलसी खोल लेते हैं, या सप्लायर हमें अगर उधार दे रहा है उसको 90 डेज़ की पेमेंट देनी है या 180 डेज़ की देनी है पेमेंट, या हम उससे आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसे कर लेते हैं। एक बात बताया ना कि हम उसको 1 साल की पेमेंट दें। आप ताजरों की क्या सिचुएशन है या स्टेट बैंक जो है क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब कि बेरोजगारी का खदशा हुआ है, बिजनेस बंद होने का खदशा हुआ है, क्या पोजीशन है? क्योंकि आपके ताजरों की जी सर मुझे लगता ये है कि अगले 2-3 महीने में हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, हमारे रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा। हम स्टेट बैंक से कह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएं। ये हमारा और सप्लायर का इशू कि हम उसको 1 साल में पेमेंट करें, ये आपका इशू नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि एजेंडा जो है ना वो कुछ और है। एजेंडा कुछ और है कि हमारी जब एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमारा सप्लायर हमें 1 साल जकी साहब, हुकूमत क्यों चाहेगी कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए सर? डॉलर की शॉर्टेज अगर इनके पास करंटली है जी, क्यों चाहेगी? आपके ख्याल में क्या एजेंडा हो सकता है? देखें मैं मकसद ये है, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, देखिए एक सिंपल बात है ना, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट छुड़ा के माल की हम टैक्सेस और ड्यूटियां भरते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू आता है। सही। और गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं सोच रही कि ये 5700 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं, अगर हम उसको रिलीज करेंगे तो इसका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ रुपीस में आएगा। क्यों इसको गवर्नमेंट, क्यों पीएम साहब या फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको नहीं सोच रहे हैं? आप देखें जो बैंक का रेट है यूएस डॉलर का, वो 225 का है, मार्केट में रेट है 265-270 रुपए का डॉलर, वो भी मिल नहीं रहा। आप मुझे बताएं, कोई एक्सपोर्टर्स ने अपने जो रेवेन्यूज हैं, जो फाइनेंस है वो रोक लिया, जो नहीं मिल रहा। और प्लस लोग अपने पैसे इसलिए नहीं मंगवा रहे पाकिस्तान में कि यहाँ पर अगर वो बैंक से अगर जकी साहब, एक पॉलिटिकल से सवाल है, लेकिन इकोनॉमी से अगर ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चलती रहती और इस तरह की ये उछाड़ पिछाड़ ना होती, मैं एग्री करता हूँ कि बड़ी डिस्टेबिलिटी आई इसकी वजह से, इफ्तिखार साहब की गवर्नमेंट जो गई है, तो आपको लगता है फिर आज ये वो हालात ना होते, या आपको लगता है तब भी यही होते? जी
देखिए जी, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपसे economic analysis करवा रहा हूँ, political हालात के हुकूमत ऊपर। चल रही होती है तो हुकूमत स्मूथ अभी बिल्कुल जी, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी स्मूथ पोजीशन हो गई थी, ट्रांजैक्शंस हो गई थी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था बाहर लोगों का, वो माल इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में उनको प्रॉब्लम्स हमें नहीं समझ रहे थे। मगर करंट जो बिल्कुल एकदम जो डॉलर का और क्योस जो फैल गया है, जो इंटरनेशनली बैंक्स पेमेंट नहीं कर रहे बैंक टू बैंक, तो आप मुझे बताएं एक माल एक्सपोर्ट हुआ या इंपोर्ट हुआ हमारे यहाँ, उसको टाइमली पेमेंट नहीं हो रही, तो इससे क्या इंटरनेशनली मैसेज जाएगा? बिल्कुल। अब इसका जवाब तो तारिक फजल साहब देंगे और मजहर अब्बास साहब से पूछूंगा कि आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि हुकूमत मिले चलती रहती इफ्तिखार साहब की तो शायद ये हालात ना होते। सर इनको आई एम सॉरी टू से ना पीटीआई ना जी नहीं सर जी बताएं जी जकी साहब। सर मैं बताऊं, हालात वाकई ये नहीं होते, मगर आई एम सॉरी टू से पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त जो है ना कोई सरोकार नहीं है कि इकोनॉमी हमारी किस तरफ जा रही है, वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो। इस वक्त इकोनॉमी की फिक्र इस वक्त पावर की जंग है आपस में, बिल्कुल आई एग्री विद यू, हमें पावर मिल जाए तो इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ कि पावर की जंग है, इकोनॉमी जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान का इस वक्त, इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो ये क्योस फैलाया गया 8-10 महीने से जो सूरत हाल है, जो हुकूमत चेंज हुई, तो इसको एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जा। सर मैं एक ब्रेक लूंगा, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल आपने वही बात की शुरू मैंने की थी, लेकिन उसके ऊपर इफ्तिखार साहब जो है मुझ पर भरम हो गए थे, उन्होंने कह दिया पता नहीं किसको विलन बना दिया, लेकिन कि इस मुल्क का इंटरेस्ट जो है किसी को अजीज नहीं सिवाय अपनी पावर पॉलिटिक्स के, और कुछ अजीज नहीं। एक ब्रेक लूंगा जी। अभी हम सुन रहे थे साबिक सदर कराची चैम्बर्स के थे, वो ताजरों का और मुल्क की इकॉनमी की बहरानी कैफियत का एहसास दिलाने की कोशिश करते। तारिक भाई आपको कुछ एहसास कुछ वो है कि कितना बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, जब आपकी हुकूमत जब भी जाएगी वो क्या लेगेसी छोड़ के जाएगी? और दूसरा ये कि एक तो ये क्राइसिस है ना, दूसरा क्राइसिस आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, एक लीडरशिप का क्राइसिस। सुना शायद खाकान अब्बासी जो है वो आपकी पार्टी छोड़ने को तैयार फिर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं साग डार साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब वापस आ नहीं पा रहे, आपकी कोई फर्स्ट हैंड लीडरशिप भी कोई नहीं जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो। तो किस तरह आप एज अ मजबूत पार्टी इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं इस मुल्क को, बिफोर इलेक्शन और इवन आफ्टर इलेक्शन? देखिए सबसे पहले तो जो हमारे भाई आज जिनका ताल्लुक जो है वो ताजिर या ट्रेडर्स कम्युनिटी से था, उन्होंने जो बातें की हैं दो उसमें चीज़ों पे बात उन्होंने की है। एक तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, कुछ सूबे के हैं, कुछ मरकज़ के हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, और उनकी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये यकीनन हम अपनी दोनों हुकूमतों जो सिंध में हैं, पीस पार्टी की हुकूमत है और हमारे साथ कोलेशन में भी हैं मरकज़ में, और हमारी अपनी गवर्नमेंट मरकज़ में है, दोनों तक मैं पहुँचाऊँगा, ये इंशाल्लाह मेरा वादा है, और उन्हें दुरुस्त भी किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जो माशी मामलात का उन्होंने जिक्र किया उसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इस वक्त किसी एक जमात को अगर आप ये कहें कि वो अकेला मुल्क को इस बहरान से निकाल लेगी तो ये खासा मुश्किल टास्क है, बल्कि नामुमकिन टास्क है। इसके लिए जमातों को यकीनन संजीदा होना पड़ेगा, जमातों को अपनी अना के खौल से बाहर आना पड़ेगा और सियासी इख्तलाफात को भुला कर। आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, बाकी आप तो सब यूनाइटेड हैं, आप लोग तो बहरान से नहीं निकाल सके, एक तहरीक इंसाफ ही बाहर है ना। बिल्कुल तहरीक इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, वो आने लगे थे असेंबली में, सिस्टम में आपने इस्तीफे करा दिए उनके, माशाल्लाह कमाल। नहीं सिस्टम में तुझे तुझसे खैर चले, कल की बात है, हम तो उन्हें पहले दिन से कह रहे हैं कि आप सिस्टम से ना निकलें, इस्तीफे ना दें। पिछली जो 2013 से लेकर 18 तक की गवर्नमेंट थी उसमें भी वो इस्तीफे दे के बाहर रहे, उस वक्त भी उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, इसीलिए कि सिस्टम को आगे चलाने के लिए हर एक अपना किरदार करे और उन्हें भी अदा करना चाहिए। आपने हमारी जमात की लीडरशिप की बात की, तो हमारी जमात के जो सदर हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो हुकूमत के साथ साथ पार्टी के मामलात भी बिल्कुल देखते हैं एज़ प्रेसिडेंट। इसी महीने में हमारी पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही हैं। मुझे तारीख़ का पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उनकी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो और इंशाल्लाह उनका एक शानदार रिसेप्शन भी होगा, और उसके बाद हमारे तंजीमी या बाकी मामलात हैं वो बहुत बेहतर इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर होंगे जो अभी मौजूद। मरियम साहबा का शानदार रिसेप्शन की बात, जी मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात, और सर वो तो अभी गई थी, मैं समझा नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी हो रही है, उन्होंने तो आई जा। अच्छा ये बताएं उनका इसलिए तैयारी ज़्यादा बड़ी हो रही है कि वो अब अहम पोजीशन पे आ गई हैं, जहाँ पहले शायद खाकान अब्बासी हुआ करते थे वो नहीं है, इसलिए इस्तकबाल होगा।
देखिए, शाहिद खकान अब्बासी साहब भी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन पार्टी की तंजीम नौ और रीऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारी मरीम नवाज शरीफ साहबा को दी गई है, वो पार्टी के हवाले से बहुत अहम जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कहा कि उनका एक तारीखी इस्तकबाल होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर आपको पार्टी के अंदर एक नया वलवला नजर आएगा। जी, पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ठीक, रीऑर्गेनाइजेशन करेंगी। ठीक सर। मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से तो मैंने कहा कि वो जनवरी में ही वापस आ रही हैं। मुझे लगता है मियां 26 साहब जो है जनवरी वो को आ अपनी रही तारीख का ऐलान बहुत हैं। जल्द डेट करने आप वाले छुपाने हैं। की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो शाहिद खकान अब्बासी साहब के हवाले से जी, आपने बात की, ये एक इतनी बड़ी, मैं ये कहूँगा कि गलतफहमी और झूठी खबर फैलाई जा रही है ठीक है। सोशल मीडिया पे। तरदीद और हो गई दाएं इसकी बाएं तो, कि वो कि वो पार्टी नई छोड़ पार्टी रहे हैं। बना रहे हैं या कोई उन्होंने नई, तो ठीक। इस काबिल भी नहीं समझा कि इस खबर की तरदीद की जाए, लेकिन मैं इसका बाकायदा तरदीद कर रहा हूँ। ठीक है। ये खबर जो है बिल्कुल बेबुनियाद सर, है पॉइंट आ गया और आपका। झूठ है कि शाहिद खकान अब्बासी अभी साहब इमरान पार्टी खान छोड़ साहब रहे भी हैं। सीनियर साफियों को वो कह रहे थे एक कि टूट वफादार फूट शुरू हो साथी चुकी है हैं। नून लीग के अंदर ना। अभी मियां वो कह नवाज रहे शरीफ थे वो साहब के। सीनियर साफियों को। सीनियर साफी बड़ी जबरदस्त टर्म है वैसे जो उनसे मिलने जाते हैं ये माशाल्लाह। टूट फूट के इमरान खान साहब की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में कोई टूट फूट का अमल बिल्कुल ठीक, ना जारी है और ना आ जारी गया जी, होगा। मजहर अब्बास इंशाल्लाह साहब के अगले पास। इलेक्शन में आप देखेंगे बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। तहरीक इंसाफ के तारिक जो भाई, लोग आपका हैं पॉइंट बिल्कुल वो आ आपको गया। हमारी जमात में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सही। जी, सर, शुक्रिया। मदर साहब, मदर भाई, ये बता दें कि शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी लोगों की एक परसेप्शन थी कि ये इस मुल्क की इकॉनमी को जितनी भी नीचे ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ये तजिया कि वो फेल हुए, मिजरेबली फेल हुए। अच्छा, अब इस बात पे इफ्तिखार साहब जो है ना वो नहीं कहेंगे कि आप शहबाज शरीफ को विलन बना के पेश कर रहे हैं। भाई इफ्तिखार साहब, आप तो इतने टची है इमरान खान के मामले में कि कभी कभी तो मुझे शक होता है कि पता नहीं मैं इमरान खान के मुतालिक बात कर रहा हूँ या किसी पता नहीं किस हस्ती के मुतालिक बात कर रहा हूँ। ये वैसे ही जरा बीच में आ गई थी। सोचे जरा गौर से सुना करेगा आप लोग करते क्या हैं। बस जिसका जितना मुकाम है इंसानी उसको वही रखें भाई। अभी शहबाज शरीफ को मैंने ऐसी करूंगा तो वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वहां जरा सी बात करते वो आपने इमरान खान को विलन शान में गुस्ताखी कर दी भाई, कर दी। इंसानों के सवालों के जवाब का वो जवाब तो है हम मीडिया के सवालों के हमने कहा था कहा क्या तो है ही विलन ना। अच्छा, मजर शहबाज शरीफ बंदे भट्टियों में चलाता था। अच्छा, चले बस हम ये मजर भाई ये बताए कि किसके हाथ में इस मुल्क की लीडरशिप दी जाए। दुरानी साहब आज जी, शहबाज शरीफ तो फेल हो गए, इल्जाम लगाई जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, लगा लेंगे। इफ्तिखार साहब इस वक्त जोम में है पॉपुलैरिटी के, उतर जाएगी, बड़ी जल्दी उतरेगा जोम कुछ अरसे में। जी मदर साहब, वो कामरान तुमने कहा कि किसके हाथ में, मुझे एकदम मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर याद आ गया कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। अच्छा, तमाम शहर ने पहने हुए वाह। दस्ताने। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी मायूस हैं। मिफ्ता इस्माइल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक, और ये मैं आपको बड़ा बयान दे रहा हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक जहर का प्याला पीने को तैयार हैं। ओए और दूसरी नहीं, जहर का प्याला पीने से मुराद क्या पीटीआई में जाने को तैयार हैं? जहर के प्याले नहीं सर देखें, वो एक मर्तबा साहिबजादा याकूब से किसी ने पूछा कि आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते, अपने अकाउंट्स क्यों नहीं लिखते, अपने मेमोइर्स क्यों नहीं लिखते। तो उन्होंने कहा उसके लिए जहर का प्याला पीना पड़ेगा। वाह, यानी सच बोलना पड़ेगा। वाह वाह वाह। और उन्होंने कहा कि एक ही शख्स ने सच बोला था और उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह कि अभी दुरानी साहब हमारे दोस्त नैप की रिकवरी और नैप की तारीफ़ कर रहे थे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि नैप की जो इतनी तारीफ़ है तो इसका क्रेडिट जनरल बाजवा को हम दें या इमरान खान को दें या जावेद इकबाल को दें, क्योंकि इमरान खान ने तो ये बारहा ये कहा। बिल्कुल ठीक मजर भाई, इस पार्ट में टाइम कम है, मैं एक सेकंड आपके पॉइंट ही आ गया। इफ्तिखार भाई जो बोलना है बोल रहे, इमरान खान साहब की शान में मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, और जितनी दुशराम तराजी मुखालफिन पे करी कर लें। यू हैव गॉट 1 मिनट ब्रेक से पहले। टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज। देखें, बात यह है कि इस मुल्क में सबसे ज़रूरी चीज़ ईमानदारी है। जब तक ईमानदारी नहीं होगी, खुलूसी नीयत नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसका एक ही हल है, वो है अकाउंटेबिलिटी, और उसमें इमरान खान का रिजॉल्व था, जनरल बाजवा का कहीं पे भी नहीं था। मैं 3 मीटिंग में बैठा रहा था, मैं गवाह उस चीज़ का, उनका कहीं पे भी रिजॉल्व नहीं था। शुरू में सितंबर से बता रहा हूँ, हम समझे अरे नहीं मैं आपको बताता हूँ कि 3 मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, हम समझे। आपने कहा मैं रोकूंगा नहीं, आपने कहा था मैं रोकूंगा नहीं, मैं अभी आप रोके ना, मुझे बोलने दें। आपने कहा था कि जी हम समझे कि यार ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द चीफ। हमें क्या पता था कि वो मानते ही नहीं है तो साहब कोई चीज है। सर अब वो ये कि आप रोक रहा इसलिए पड़ रहा है कि जो
कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं, ब्रेक लेने इफ्तिखार भाई, दोबारा आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं जी। सबसे ज्यादा वक्त इफ्तिखार साहब को दिया, अब वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।